आवाज की दुनिया के दोस्तों, पढ़ी जाने वाली किताब की तरह सुनी जाने वाली किताब यानी बुक रीडिंग के अंतर्गत मेरे YouTube चैनल के पहले ही एपिसोड में बंटवारे की त्रासदी के साये में गुजरे मेरे बचपन के संस्मरणों ने जिस तरह आपके अंतर्मन को छुआ, वो हैरत अंगेज तो है ही। मेरे YouTube चैनल पर शेयर और सब्सक्रिप्शन की बाढ़ सी लाने का कारण भी बना। उसके लिए शुक्रिया, नवाजिश, करम, मेहरबानी। अब प्रस्तुत है मनोहर महाजन की सुरीली दास्तां, आवाजों के अफसाने, एपिसोड नंबर 2। शीर्षक, घंटा घर की चार घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी। पाकिस्तान से जिस तरह हम शरणार्थियों की तरह जबलपुर आए थे, एक कुत्ता भी किसी काफिले के साथ चला आया था। हाव भाव से प्रशिक्षित जान पड़ता था और पीली हवेली में डेरा डाल चुका था। साइकिल में कोई इंसान अकेला जाए तो इत्मीनान से आंखें मीचे पड़ा रहता, लेकिन जैसे ही कोई डबल सवारी नजर आती, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। भौंकते हुए वो साइकिल के पीछे पड़ जाता और सवारों को गिराकर ही दम लेता। दोहरे सवारों से उसकी क्या दुश्मनी थी, वही जाने। राहगीरों ने कई बार शिकायत की। कम से कम 2 या 3 मौकों पर उसे बोरों में बंद करके जंगल में छोड़ आए, पर न जाने कैसे वो उसी पीली हवेली में वापस लौट आता। हैदर मिस्त्री की पीली हवेली भरतीपुर मोहल्ले में थी। वे जबलपुर के बहुत बड़े बिल्डर थे। हवेली की लंबाई चौड़ाई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वहां कोई 20-22 कमरे थे, नौकरों के लिए अलग। सामने एक फव्वारा भी लगा हुआ था, गुसलखाने भी थे और कोने में 2 खुड्डियां। गाय भैंसों को बांधने के लिए अलग से एक तबेला भी बना हुआ था। सामने लोहे का एक बड़ा सा गेट था। पीछे की ओर भी एक दरवाजा था जो गुरंदी बाजार के लिए खुलता था। शुरुआती दिनों में उस तरफ इतनी गंदगी होती कि पीछे की ओर का दरवाजा प्रायः बंद रहता। हैदर मिस्त्री उसी तरह पाकिस्तान चले गए थे जैसे हम लोग क्लास वाला सियालकोट में अपनी थे वाली हवेली छोड़ आए थे। हालांकि यहां हमें जो मिला वो किसी तरह क्लास वाला से कमतर नहीं था। हमारा पूरा कुनबा पीली हवेली में टिक गया था। बड़े भाई फौज में थे, तो इस हवेली के ताले उन्होंने खुलवा दिए थे। अंदर एक कमरा हालांकि अब भी बंद था। हम लोग बड़ी उत्सुकता से उसे धकेल कर अंदर झांकने की कोशिश करते। कई सालों के बाद एक दिन अचानक हैदर मिस्त्री साहब आ गए। उन्होंने भाई साहब से कहकर बंद कमरे को भी खुलवा दिया। उसमें ढेर सारे फर्नीचर थे। हैदर साहब ने कहा, इन्हें भी इस्तेमाल कर लें। अपना पुराना घर देखकर उनकी आंखें भर आई थीं। देर तक जब्त करते रहे और अचानक फूट फूट कर रोने लगे। भाई यशपाल ने पता नहीं क्या कहकर उन्हें दिलासा दिया होगा। इस तरह के जख्मों का कोई इलाज नहीं होता। हवेली में रहते रहते हम भी तो उसे अपना ही समझने लगे थे, और किसी को क्या पता था कि आगे चलकर एक दिन ये कुर्क हो जाएगी। आजादी के बाद वाले दिनों में शहर आज की तरह फैला हुआ नहीं था। दुकानें बहुत सीमित थीं। खरीद फरोख्त का मुख्य स्रोत गुरंदी बाजार हुआ करता था, जो सिर्फ इतवार को भरता था। खरीदारी के लिए लोग सप्ताह भर इंतजार करते। अपनी हवेली के आगे आबकारी महकमे का दफ्तर था। इसके दाईं ओर लकड़ी का टाल हुआ करता था। तब घरों में चूल्हे और अंगीठियों का ही चलन हुआ करता था। आगे चलकर एक हलवाई की दुकान हुआ करती थी। वहां खूब बड़े आकार के रसगुल्ले बना करते थे, पर सिर्फ सोमवार को। सोमवार का इंतजार हम बेसब्री से करते। ये वो दिन होते थे जब माल कम होता था और ग्राहक ज्यादा होते थे। माल मिनटों में उठ जाता। चीजें कम होती हैं तो उसका आकर्षण बना रहता है। आज का बाजार इससे ठीक उल्टा है। दुकान माल से अटा होता है और खरीदार चीख चीख कर बुलाते होते हैं। सोमवार के रसगुल्लों के लिए
हम कभी कभी गले से पैसे चुरा लिया करते। रसगुल्लों की दुकान से ठीक आगे एक छोटा सा होटल हुआ करता था, जिसके मालिक हमारे एक दोस्त कंचन सिंह राजपूत के पिता हुआ करते थे। कंचन सिंह राजपूत आगे चलकर पेंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बना। इस होटल में सोडे की बोतलें मिला करती थीं, जिनके ढक्कनों में कंचे हुआ करते थे। अंगूठे से जब कंचे को दबाकर खोला जाता, तब खास किस्म की आवाज के साथ गैस सरसराती हुई निकलती। बोतल को खोलने का अंदाज, बोतल खुलने की आवाज और गैस की सरसराहट हमें बेइंतहा आकर्षित करती थी। इसलिए बड़े आकार के रसगुल्लों में हाथ साफ करने के बाद हम इसी होटल में धावा बोला करते थे। होटल से कुछ आगे प्राइमरी स्कूल था और छोटी मोटी दुकानें, एक नान खटाई की भी। इसके बगल में नवाब खान की सैलून। यहाँ हम लोग दिलीप कुमार कट बालों की कटिंग कराया करते थे। तब यही स्टाइल बहुत मशहूर हुआ करता था। इसी सैलून में मेरी मुलाकात काने शायर से हुई, जो रिक्शा चलाया करते थे। मैंने उनसे न केवल रिक्शा चलाना सीखा, बल्कि आड़े वक्त में चलाया भी। फिर एक चश्मे की दुकान और उससे आगे एक सरदार जी के कपड़ों की दुकान। यहीं से घंटा घर शुरू हो जाता था। गढ़ा या मदन महल को जाना हो तो ऐसा लगता था कि किसी हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तब उस तरफ खूब घने जंगल हुआ करते थे और इनमें सीताफल के झाड़ इफरात मात्रा में हुआ करते थे। कहीं कहीं कुछ खंडहर नुमा अवशेष दिखाई पड़ते। यहीं एक पीर बाबा की मजार भी पाई जाती थी। काबुली वाला की तरह दिखने वाले पठान ने पाकिस्तान जाते जाते गुरंदी बाजार की एक पक्की दुकान पिताजी के नाम कर दी थी। जब तक पिताजी यहाँ कारोबार जमाते, हम बच्चों के दाखिले नया मोहल्ला प्राइमरी स्कूल में कर दिए गए थे। ये घंटा घर से नीचे की ओर पड़ता था। आमतौर पर स्कूल में दाखिले जून के महीने में होते थे, पर हम तो पहुंचे ही अगस्त के महीने में थे। दाखिले के लिए पैदाइश की तारीख तब किसी को याद नहीं होती थी, क्योंकि कुनबा बहुत बड़ा था। पैदाइश इसी तरह से याद रखी जाती थी कि फला ठंड में पैदा हुआ था या अमुक हजरात की आमद बारिशों के मौसम में हुई थी। मेरी पैदाइश को लेकर घर में विवाद था। माँ कहती मैं ठंड में पैदा हुआ और बड़े भाई कहते गर्मियों में। स्कूल के हिसाब से मैं बारिश में पैदा हुआ। मजे की बात यह है कि दाखिले के हिसाब से सुविधाजनक तारीख बता दी गई और मुझ समेत मेरे भाई और चचेरे भाई, जो 5 से 8 साल की उम्र के थे, 6 साल की उम्र में तालिबे इल्म हो गए। एक गली से दूसरी गली पकड़कर हम शॉर्टकट के जरिए स्कूल जाते आते। स्कूल के हेडमास्टर रतन जैन थे, जो वहां के काम के अलावा पुरोहिती भी करते थे। हमारे घर के पुरोहित वही थे। घंटा घर के ठीक सामने एक मुसाफिर खाना हुआ करता था। जब हम स्कूल से घर की ओर जाया करते, तो ठीक इसके सामने खड़े हो जाते और समूह स्वरों में इस रचना का पाठ करते। घंटा घर की 4 घड़ी, चारों में जंजीर पड़ी, जब जब घंटा बजता है खड़ा मुसाफिर हंसता है। अब ये तो नहीं पता कि इस अनमोल शायरी के शायर कौन थे, पर यहां से गुजरते हुए इसका पाठ हम लोगों ने कई सालों तक बिला नागा किया। स्कूल की पढ़ाई के अलावा खाली समय में गल्ले में बैठना होता था। पिताजी अनाज के कारोबारी थे और मेहनत और ईमानदार होने के कारण व्यवसाय फैलता जा रहा था। अनाज तौलने के लिए 10-10 पल्लेदार दुकान पर तैनात रहते, पर पैसे लेने के लिए घर के ही किसी आदमी की जरूरत होती। भाइयों के साथ ये काम मुझे भी करना पड़ता। कभी कभी मन में ये चाहत भी होती कि मैं अपना खुद का एक कारोबार खड़ा करूं। ऐसे मौकों पर समय मिलने पर मैं एक बक्से में बीड़ी और माचिस के बंडल लेकर बैठ जाता। कभी 2-3 रुपए की बिक्री हो जाती तो खुशी का ठिकाना ना होता। तब खुशियां इसी तरह बहुत छोटी छोटी चीजों में मिल जाया करती थीं। अपनी कमाई के पैसे जब मैं पिताजी को सौंपता, तो वह पीठ ठोकते हुए कहते, अरे वाह, अपना मनोहर तो बड़ा कारोबारी हो गया है। ये अपनी जिंदगी के पर्याप्त गर्वी लक्षण थे।
रोज की जरूरत की चीजों के अलावा गुरंदी बाजार कबाड़ियों की दुकानों के लिए भी मशहूर हुआ करता था। लोग पुरानी चीजों की तलाश में यहीं आया करते थे। भीड़ भाड़ होने के कारण तमाशे वाले भी जुट जाया करते थे। एक कोने में बर्तन में नाम लिखने वाला होता। शादी ब्याह के मौकों पर उसे ओवर टाइम करना होता। तब लोग उपहार में ज्यादातर बर्तन ही दिया करते थे और देने वाले का नाम पाने वाले के नाम के साथ हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। यहीं पर होता एक गोदने वाला, जिसके यहां ज्यादातर महिलाओं की भीड़ होती। अपना एक बाल सखा हुआ करता था, जिसने प्रस्ताव रखा कि अपनी दोस्ती को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपन एक दूसरे का नाम अपने हाथों में दर्ज कर लें। मैंने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उसने संशोधन प्रस्ताव रखते हुए कहा, नाम ना सही चिड़िया ही बनवा लें। इन्हें देखेंगे तो एक दूसरे की याद आएगी। वो भावुक हो गया। उसके भावुक हृदय को ठेस पहुंचाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने अपने एक हाथ में चिड़िया बैठा ली। घर में भाई साहब ने देखा तो कहा, नाम लिखवाना था। वे पकड़ कर ले गए और दूसरे हाथ में मनोहर लाल दर्ज कर दिया। ये दोनों निशान अब भी हैं। जब भी अपने हाथ टकराते हैं, मनोहर लाल नन्ही चिड़िया की ओर झांक लेते हैं और उस किशन को याद करते हैं जो पता नहीं कहाँ है भी या नहीं। गुरंदी बाजार का सबसे आकर्षण लक्ष्मी टॉकीज हुआ करता था। इतवार को बाजार वाले दिन और दिनों के मुकाबले ज्यादा भीड़ होती। यहां एडिशनल गेटकीपर के रूप में दो पहलवानों की तैनाती रहा करती थी। जैसे इन दिनों कई महकमों में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं। मुख्य रूप से इसका काम तब शुरू होता जब सीट के अनुपात में दर्शकों की संख्या बढ़ जाती। टॉकीज में तब कुर्सियों के बदले बेंच पाए जाते थे। कई दर्शक जब जगह न मिलने की वजह से खड़ा पाया जाता तो पहलवान अंदर आ जाते। वे बेंच में अगल बगल में बैठे दो दर्शकों के घुटने पकड़कर थोड़ी सी जगह बनाते और उस जगह में बलपूर्वक सामने खड़े दर्शक को स्थापित कर देते। नई फिल्म के रिलीज होने पर यह तकनीक बहुत काम आती थी। फिल्म हर हर महादेव के उस दृश्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जिसमें माता पार्वती को सती होते देखकर भगवान शंकर ऊपर से छलांग लगाते हैं। इस दृश्य को देखने के लिए यह फिल्म मैंने करीब 30 बार देखी। टिकट तब 1 या 2 आने की हुआ करती थी, जो गल्ले से मिल जाते। लेकिन मेरी फिल्म देखने की आदत पर सबसे छोटी भाभी की कड़ी नजर रहती। वे न जाने कैसे ताड़ जाती कि मैं फिल्म देखने के इरादे से घर से खिसक रहा हूं। इसी वजह से मैंने फिल्म देखने की एक नई तकनीक इजाद की, जो भौतिकी के समय और दूरी के सिद्धांत से प्रभावित थी। इस तकनीक के तहत जिस दिन सिनेमा जाने का कार्यक्रम बनता, मैं मौका देखकर बैठक की घड़ी 15 मिनट आगे कर देता। छोटी भाभी की निगाह घड़ी पर पड़ती। वे सोचती कि सिनेमा का समय तो गया और मैं निकल जाता। लक्ष्मी टॉकीज पास ही थी, सो समय पर वहां पहुंच जाता। बाद में मौका देखकर घड़ी ठीक कर देता। हाँ, सेंट्रल टॉकीज अलबत्ता जरा दूर थी। वो मिलोनीगंज में थी। इसलिए बढ़ी हुई दूरी को ध्यान में रखते हुए जब सेंट्रल टॉकीज जाना होता, तब घड़ी आधे घंटे के लिए आगे बढ़ाई जाती। सारी चतुराई के बावजूद न जाने छोटी भाभी ने कैसी निगाह पाई थी कि वे कई बार ताड़ लेती कि मैं सिनेमा देखकर आ रहा हूं। बाहर से जब भी कोई नौटंकी की टीम आती तो उनका शो भी सेंट्रल टॉकीज में ही होता था। इसी मिलोनीगंज की रामलीला भी तब बहुत मशहूर हुआ करती थी। पता नहीं क्यों मेरी दिलचस्पी रामलीला से ज्यादा उस लीला में होती जो मंच पर नहीं खेली जाती। हो सकता है आगे चलकर जो थिएटर किया उसके संस्कार कुछ तो यहीं से आए होंगे। मैं जानबूझकर लीला देखने के लिए सामने की पंक्ति में इस तरह बैठता कि कनात पर्दे वगैरह सरका कर मंच परे के दृश्य भी देख सकूं। इस सिलसिले में ढेर सारे रोचक दृश्यों की याद आती है
कि किस तरह अभी थोड़ी देर पहले मंच पर शौर्य का बखान कर रहा राक्षस मंच से उतरकर पीछे जाकर पेट्रोमैक्स में हवा भर रहा है। और भी न जाने क्या क्या। आगे जबलपुर के प्रतिष्ठित मॉडल हाई स्कूल में दाखिला मिला। यहाँ राम सिंह गोठिया सर थे, जो स्कूल में खेले जाने वाले नाटकों के लेखक निर्देशक हुआ करते थे। उनकी खासियत गजब की थी। उतने ही लाजवाब इंसान। जबलपुर में उन्होंने कई कलाकारों को गढ़ा, मांझा, तैयार किया। तब स्कूल में नाटकों के प्रदर्शन के लिए बालक बालिकाओं के अलग समूह हुआ करते थे। गोटिया सर ने इन समूहों के लिए कई नाटक लिख रखे थे। उन्हीं के एक नाटक गुरु दक्षिणा के लिए मुझे भी चुना गया, जब मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी था। गुरु द्रोण की भूमिका और 7वीं का छात्र। लोगों को यह चयन अजीब सा लगा। नाटक अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता में खेला जाना था। तब शायद गुरुओं के लिए सैलरी का चलन नहीं था। उन्हें भिक्षा से गुजारा करना होता था और दक्षिणा वगैरह बाद में मिलती ही रही होगी। गुरु द्रोण को भिक्षा में आटा मिला था और भूखे बालक अश्वत्थामा को दूध की जगह इसी आटे का घोल पीना था। लेकिन कंगाली में आटा गीला वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ऐन नाटक के इसी दृश्य से पहले अश्वत्थामा के हाथों से मटकी गिरकर टूट गई, चूर चूर हो गई। दृश्य कुछ और ही था। नाटक के पटरी पर से उतर जाने की पूरी संभावना और आशंका थी। तभी गुरु द्रोण की अत्यंत धीर गंभीर आवाज मंच में गूंजती है, लगता है विधाता ने तेरे भाग्य में आटे का घोल भी नहीं लिखा। दृश्य और संवाद जम गए। नाटक को ट्रॉफी मिल गई और नाटकों ने अपनी जिंदगी में जगह बना ली। गोठिया सर की थिएटर की ट्रेनिंग ने आगे चलकर भी अपनी जिंदगी में बहुत से गुल खिलाए। 11वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते अपन थिएटर की दुनिया में अच्छी खासी दखल बना चुके थे। लोकप्रियता का थोड़ा गुमान भी था। तो एक बार हुआ यूं कि जिस पीली कोठी में हमने पाकिस्तान से आकर शरण ली हुई थी, उसके कुर्क होने की नौबत आ गई। घर बचाने की जिम्मेदारी सामूहिक थी और मुझे अपने हिस्से में 2,500 रुपए जुटाने थे। सोचा कि इतने बड़े थिएटर आर्टिस्ट के लिए यह कौन सी बड़ी बात है, चुटकियों में हो जाएगा। शाम तक धक्के खाए, इस दरवाजे से उस दरवाजे तक फिरे, पर एक कौड़ी भी हासिल नहीं हुई। हारकर अपने मॉडल हाई स्कूल के सामने टपरा होटल में बैठकर एक 4 मीनार सिगरेट सुलगा ली। पहले कभी पी नहीं थी। पहले ही कश में बेतरह खांसी शुरू हो गई। खांसते खांसते सामने टेबल के नीचे एक अदद कोल्हापुरी चप्पल का जोड़ा नजर आया। नजरें उठाई तो गोटिया सर खड़े दिखाई पड़े। गालों में चटाक से एक थप्पड़ पड़ा। सिगरेट नीचे गिर गई। गोठिया सर ने अधबुझी सिगरेट उठाई और फिर से मुंह में ठूंस दी। ले पी। एक लपाड़ा और पड़ा। थिएटर आर्टिस्ट का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया। फिर रुलाई फूट पड़ी। फपक फपक कर रोने लगा। अब गोठिया सर ने बहुत नरमी के साथ पूछा कि क्या हुआ है। जब उन्हें सारी बात मालूम हुई तो उन्होंने आनन फानन में मेरे हाथों में 2,500 रुपए रख दिए। तब ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी और ये पैसे दरअसल उन्होंने अपनी मुंह बोली बहन लीला के ब्याह के लिए जोड़कर रखे थे। कुल 4,500 रुपए और 2 दिनों बाद उनकी शादी थी। पैसे हाथ में आने के बाद मेरी देह में पंख लग गए थे। मैं बेतहाशा घर की जानिब दौड़ पड़ा। ये शायद एक उड़ान ही थी। जितने कम समय में घर पहुंचा जा सकता था पहुंच गया। सांस धौंकने की तरह चल रही थी। लगता था कि दिल जिस्म से बाहर आ टपकेगा। जब तक संयत होकर कुछ देख सोच पाता, बिजली सी गिरी। वो पीली कोठी जिसने बहुत बुरे वक्त में हमें आसरा दिया था, कुर्क हो चुकी थी।